नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिस्ट्री थ्रू इन्फोग्राफिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 3 जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी, भारत में ब्रिटिशर्स का सुप्रीमेसी की स्थापना में आज हम लोग अब तक हम लोगों ने ब्रिटिशर्स का यूरोपियन के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो जो कि ब्रिटिशर्स का यूरोपियन के ऊपर किस प्रकार वो सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश किए, तो ये ऊपर में लिंक फ्लैश कर रहा होगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप वहाँ जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, अभी तक हमने जो एंग्लो फ्रेंच वार मोस्टली जो मेन टॉपिक था कॉन्क्वेस्ट ऑन यूरोपियंस के ऊपर, वो हमने कवर कर चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, अंग्रेजों का बंगाल और अवध पर विजय। स्टार्ट करते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल प्रेजेंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ओपन आईएएस एंड प्रेजेंटेड बाय मनीष रंजन। सबसे पहले हम लोग बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल जो कि ईस्टर्न इंडिया का एक मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट था। बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने कैसे अपने सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश किया, कैसे वो बंगाल के सुपर पावर बने। सबसे पहले 1651 ईस्वी में उनको हुगली में पहली फैक्ट्री खोलने का परमिशन जो वहाँ का लोकल सूबेदार शाह सूजा था उनसे मिला। एंड देन 1790 ईस्वी में, ये सब चीज़ें हमने पहले लेक्चर में देख चुका है, उसको रिपीट कर रहा हूँ। 1690 ईस्वी में जॉब चार्नॉक जो वहाँ का गवर्नर था, वो सुल्तानाती में सेटल हुआ। हुगली की लूटपाट करने के बाद सुल्तानात 3 गांव जो थे 1690 में ही, सुल्तानाती, कालीकता एंड गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के कोलकाता की नींव उन्होंने 1698 ईस्वी में रखी और उन तीनों गांव की जमींदारी वो जॉब चार्नॉक करने लगा। फिर 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर का फरमान मिलता है, जिससे वो ट्रेड प्रिविलेज, जिसको दस्तक बोलते थे, वो उनको प्राप्त हो गया। फर्रुखसियर जो हमारा मुगल राजा था। 1756 ईस्वी में ब्लैक धीरे धीरे, इसके बाद 1721 ईस्वी में बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है। जो वहाँ का नवाब था मुर्शिद कुली खां, उन्होंने मुगलों की सत्ता, मुगलों की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया 1721 ईस्वी में। उसके बाद नवाब अलवर्दी खां आता है। उसके बाद बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला, जिसके साथ 1756 ईस्वी में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है और वो सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेता है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच की जो लड़ाई 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के साथ ही खत्म होती है और पलासी के युद्ध से बंगाल में ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी स्टेब्लिश हो जाती है। पलासी के युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ 1757 में फ्रेंच के साथ ट्रीटी होती है, जिसमें ट्रीटी ऑफ अलीनगर भी बोलते हैं। और फ्रेंच के ऊपर भी जो चंद्रनागौर उनका फ्रेंच का जो किला था, फोर्ट था, उसके ऊपर भी उसका कंट्रोल को भी अंग्रेज सीमित करने में सफल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बैटल ऑफ पलासी जो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और जो बंगाल का नवाब और अंग्रेजों का कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, उसके कारण क्या थे। सबसे पहला कारण फोर्टिफिकेशन था। अंग्रेज जो है वो लगातार और काफ़ी धड़ल्ले से अपने किलों का फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, अपने ट्रेड सेंटर का फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। जो डायरेक्ट बंगाल के नवाब के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया इस फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस, उसके काफ़ी बढ़ावा के कारण। सेकेंड रीजन था मिस यूज ऑफ दस्तक का मिस यूज अंग्रेज काफ़ी धड़ल्ले से कर रहे थे। दस्तक एक फ्री पास की तरह, ट्रेड के लिए फ्री पास प्रोवाइड करने के लिए था। थर्ड, अंग्रेजों ने नवाब के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रखा, जिसमें नवाब के जो ऑफिसर्स थे और उनके जो नॉबलिस्ट जितने नॉबल थे, उनको अपने साथ मिला करके एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, जिसके कारण भी नवाब का और अंग्रेजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि सिराजुद्दौला हार गया, मारा गया और अंग्रेजों ने मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया और वहीं से अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। ट्रेड के ऊपर मोनोपोली इस्टेब्लिश हो गया। अंग्रेजों ने अपनी ट्रेड मोनोपोली बंगाल में इस्टेब्लिश कर ली। साथ ही साथ वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से वहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे और जो इंडियन इंडस्ट्रीज था, उनको क्रश करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं और ट्रेड डिपेंडेंट बन जाता है इंडिया ब्रिटिशर्स के ऊपर। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट घटना, उसका परिणाम ये भी निकला कि बंगाल में मिलिट्री, अंग्रेज अपने मिलिट्री डेवलप किए, अपनी आर्मी की मेंटेनेंस किए, ट्रूप्स का मूवमेंट को, फ्रेंच अदर यूरोपियंस के ट्रूप्स के मूवमेंट को कंट्रोल किए। तो ये इम्पैक्ट थे पलासी के युद्ध 1757 ईस्वी में जो हुआ। उसके बाद 1764 ईस्वी में अवध के क्षेत्र में, बिहार में ही, बंगाल के क्षेत्र में ही बिहार में एक जगह है बक्सर, वहाँ पे 1764 ईस्वी में अगेन अंग्रेजों और संयुक्त सेना
जो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल के बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर एक संयुक्त सेना बनाए थे। ये सेना रॉबर्ट क्लाइव की सेना के साथ युद्ध लड़े बक्सर के मैदान में 1764 ईस्वी में, लेकिन निराशा ही हाथ लगी भारतीयों को और अंग्रेज जीते। इनके कारण को हम अगर देखें तो सोवर्निटी का इशू था। सबसे पहले अंग्रेजों का जो बंगाल के नवाब के कामकाज में काफ़ी इंटरफेरेंस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा था। जो अंग्रेज चाहते थे, जो ऑर्डर देते थे, वो करना पड़ता था। मिसयूज ऑफ दस्तक वो चलता रहा। एंड कॉमन एनिमी जो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल के बादशाह की एक अंग्रेज एक कॉमन एनिमी थे। जैसे बंगाल में उन्होंने बंगाल के नवाब को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, वैसे ही अवध के नवाब को भी वो अवध के क्षेत्र में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, और सेम चीज़ उन्होंने मुगलों के साथ भी की थी। बक्सर के युद्ध का परिणाम, पॉलिटिकल परिणाम के रूप में एक डिसाइसिवली ये बात अंग्रेजों की जो विक्ट्री थी वो डिसाइसिव थी, और ये पूरे इंडियन पॉलिटी में, वर्ल्ड के पॉलिटी में ये एस्टेब्लिश हो गई कि अंग्रेजों ने भारतीयों की संयुक्त सेना को हरा दिया है, और वो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन का एक पहला कदम उन्होंने भारत में डाल दिया है, और ये अंग्रेज जो है भारत के सुप्रीम पावर है। अब इनको हराना बड़ा मुश्किल है। इकोनॉमिकली रूप से अगर हम देखें तो अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से उनको बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल जाती है, जिससे वो अंधाधुंध अपने ट्रेड का विस्तार करते हैं, रेवेन्यू का ग्रो करते हैं, और ऑन द सेम लाइन वो मिलिट्री का भी डेवलपमेंट बड़े ही व्यापक पैमाने पर करते हैं, चाहे वो नवल मिलिट्री हो या फिर थल सेना हो। तो इस परिणाम से हमें ये पता चलता है कि इन दो युद्धों से, पलासी और बक्सर के युद्धों के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि बंगाल में अगर कोई सुपर पावर है तो वो अंग्रेज है। तो ईस्टर्न इलाके पे अंग्रेजों का कब्जा काफ़ी बढ़ चुका था। अब वो अंग्रेज साउथ की तरफ मूव किए, और साउथ में सबसे प्रॉस्परस स्टेट था मैसूर। काफ़ी अगर मैं साउथ का अगर बात करूं तो वहाँ निजाम थे, मराठा थे और मैसूर के सुल्तान थे। इन सब में सबसे इजी पिकिंग था मैसूर, क्योंकि निजाम का एरिया काफ़ी बड़ा था, मराठा का एरिया काफ़ी बड़ा था। तो अंग्रेज चाणक्य की उस पॉलिसी को फॉलो किए, जिसमें चाणक्य ने बताया था कि पहले छोटे छोटे राजा एरियाज को जीत के अपना एक कंसोलिडेशन का एक क्षेत्र बनाए, तभी जाकर वो बड़े एनिमी के ऊपर अटैक करें।